ड्रामा शुरू होती है किंगडम ऑफ विमेन की कहानी से, जहाँ पे औरतें रूल करती है और मर्दों का काम है जंग लड़ना और खेती करना। फिर रोंग फैमिली या टी किंग माइग्रेट करके लिंजी शहर बसने आ गए, जो असल में किंगडम ऑफ विमेन के वंशज हैं। उन्होंने टी प्लांटेशन करके जमीनों को खुशहाल और हरा भरा बनाया, साथ ही समुद्री तिजारत का रास्ता भी खोला और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे राज्य में सबसे धनी हो गए। लोगों में उनका रुतबा बढ़ा। कई होनहार लड़के इनके शोहरत से प्रभावित होकर इस फैमिली में शादी करने लगे। अभी रोंग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी शानबाओ आई होती है रोंग रेजिडेंस, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि उसके लिए चुना गया वर वांग आई नाम की लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। पर वो रोते सिसकते हुए कहता है कि उसे इस लड़की ने लुभाने की कोशिश की। शानबाओ का चहीता होने के बावजूद उसे उससे कोई सहानुभूति नहीं मिलती, क्योंकि वो गद्दारों और बेवफाओं को माफ नहीं करती। शानबाओ बड़ी तेज तर्रार बुद्धिमान रूलर है और वांग के किए की सजा उसे यहाँ से निकाल कर दे देती है। पर आई को पनिश करने के बजाय उससे अपना काम निकलवाती है, क्योंकि वो यूनान की टी एक्सपर्ट है, जिसे उसने गुजू की बंजर पहाड़ों में चाय की काश्त के लिए बुलाया। उसका इरादा है 3 सालों में इसे चाय के बागात से लहलहाने का। इसके बदले वो उसे वादा करती है जो वो मांगेगी उसे वो लाकर देगी, चाहे वो हीरे जेवरात हो या जाबाज मर्द। 3 साल के बाद आई अपने दिए गए काम में सफल हो जाती है। वहीं एक लड़की अपनी दादी के साथ लिंजी की ओर जा रही होती है। रास्ते में तूफान आने के कारण उन्हें जांग टी शॉप ओनर शेल्टर देती है, साथ चाय पिलाती है जिसमें दवाई मिलाई हुई थी। वो दोनों बेहोश पड़े होते हैं। जब उन्हें घसीट कर किचन में लाया जाता है, तभी वो बूढ़ी औरत उठती है और उनसे फाइट करने लग जाती है। वो अपना मुखौटा उतारती है और ये असल में लू जियांगलाई है, जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है और गुमशुदा लड़कियों को बचाने भेस बदलकर यहाँ आया था। उसे ओनर मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब होती है। तभी कांस्टेबल लियू बेन आ जाते हैं, जो आसपास पेट्रोलिंग कर रहे थे। शॉप ओनर उन्हें अपनी तरफ करने लगती है, पर लियू जियांगलाई को देखकर वो कुछ कर नहीं पाते और ओनर को अरेस्ट करके इशारा करते हैं कि वो सब संभाल लेंगे। एक्चुअली में लियू बेन एक करप्ट है और नए नए हायर हुए लियू जियांगलाई से कहते हैं कि ये सब उनकी लापरवाही की गलती है। वही अपना काम सही से करने में असफल रहे और मौका मिलते ही लू पे हमला करने लगते हैं, पर वो उनकी सारी चोरी पकड़ लेता है। सारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं और उसका पर्सनल एडवाइजर फेंग भी। वहीं कालकोठरी से सारी लड़कियों को रिहा कर दिया जाता है, जिनमें शानबाओ भी होती है, जो गुजू पहाड़ के रास्ते में डाकुओं के हाथों जानबूझकर पकड़ी गई, ताकि वो अपने चाय के बागात में काम करने वाली लड़कियों की गुमशुदगी के पीछे के शख्स को पकड़ सके। अभी सबको लू जियांगलाई के सामने लाया जाता है। वो सभी को काउंटी ऑफिस ले जाकर उनके नाम दर्ज करवाने को कहता है, ताकि उनके फैमिली वाले आकर उन्हें ले जाए, और जिनकी फैमिलीज नहीं है उनके लिए टेम्पररी शेल्टर का अरेंजमेंट भी करवाता है। शानबाओ जाते वक्त उसे बड़े गौर से देखती है और उसकी नजर भी उस पे पड़ती है। तभी फेंग आकर बताता है कि यहाँ कुछ कंकाल मिले हैं। वो बॉडीज की जांच के लिए कंकाल को कोरोनर के पास भिजवाने का ऑर्डर देता है। लियू बेन जियांगलाई से अकेले में बात करके बोलता है, अपनी कब्र मत खोदो, ज्यादा तह तक गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फेंग बताता है इसकी सिफारिश मिनिस्टर शू ने किया था। वो भी कहते हैं कि उनकी बहन शू की प्रिय कॉन्क्यूबाइन है, तो वो वैसे भी छूट जाएगा, इससे अच्छा उसे अभी आजाद कर दिया जाए। वो उसे वादा करता है कि अपने जीजा जी से उसके भी सिफारिश करवा देगा, पर जियांगलाई उसे मौत की नींद सुलाकर खुद को जख्मी कर देता है और बाहर खड़े पहरेदारों और ऑफिशियल से कहता है कि लियू ने उस पे हमला किया, इसलिए खुद को बचाने के लिए उसने उसे मार दिया। जियांगलाई गार्ड से कहता है इसकी बॉडी काउंटी ऑफिस के पास 3 दिनों तक लटकाने के लिए, ताकि सबको पता चले डाकुओं से हाथ मिलाने और लोगों की बलि चढ़ाने का अंजाम क्या होता है। वहीं शानबाओ रोंग फैमिली के यंग मास्टर शांगचान के पास आती है, जिसने उसके पालकी के पहिए में छेड़छाड़ करवाई थी। वो साफ कहता है कि वो बेकसूर है, पर उसका नौकर सच उगल देता है, ये कहते हुए कि शांगचांग ने फैमिली अकाउंट में पैसों का कुछ घपला किया था। इसी को छुपाने के लिए वो शानबाओ की वापसी में देरी करवाना चाहता था। इस गुनाह के वो उसे एंसेस्ट्रल हॉल के बाहर 7 दिनों तक भूखे प्यासे घुटने टेक कर बाहर बैठने की सजा देती है। उसके जाने के बाद रोंग फैमिली की तीसरी बेटी यूने आती है, जो अपने गुस्से में लाल भाई को समझाती है कि शानबाओ दादी की चहीती है, तो सबको उसकी हुक्म को मानना ही होगा, पर उसे उसके पैरों तले दबकर रहने में कोई खुशी नहीं है। तभी बटलर यान आती है, जो बोलती है कि शानबाओ का रुतबा अब बढ़ गया है, इसलिए उसके ऑर्डर को नकारा नहीं जा सकता, और अगर किसी ने ऐसा किया
या उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया तो उसे फैमिली से निकाल दिया जाएगा, या अगर कोई साजिश का हिस्सेदार रहा या ये सब जानने के बावजूद रिपोर्ट नहीं किया तो उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे। वहीं लू जियांगलाई को गवर्नर ई चियांग का बुलावा आता है, जिनके पास अभी मिनिस्टर शू आए होते हैं और जियांगलाई को उनके साले को मारने की सजा देने की रिक्वेस्ट करते हैं। पर वो आते ही साथ शू से कहता है, अरे आपको नहीं पता आपके साले लू बेन ने आपके बारे में मरने से पहले क्या क्या कहा? उसने बोला कि उसने आपको 10 किलो उम्दा चाय के पत्ते, आपकी कॉन्क्यूबाइन को चांदी और आपके मनोरंजन के लिए महान कलाकार भेजे। शू बोलते हैं, क्या बकवास है, ये सब उसने कभी मुझे नहीं दिया। जियांगलाई बोलता है, मैंने भी तो यही कहा, क्या बकवास है। हमारे मिनिस्टर शू के किरदार को ऐसे उछालने में जरा शर्म नहीं आती? पर उसके बकवास बंद नहीं हुए, ये भी कहने लगा कि काउंटी ऑफिस के लोग आपके सपोर्ट और सिफारिश से प्रमोट होते हैं, और तो और आपने एक खूबसूरत औरत को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने के लिए किडनैप भी करवाया। बताइए मैं क्या करता, आपको ऐसे जलील होने तो नहीं दे सकता था, वरना अगर उसने ये सब बातें रॉयल कोर्ट में कही होती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। शू अपने गुस्से पे काबू रखे गवर्नर को कहते हैं, मैं इसकी जांच करूंगा, देखूंगा कौन कमबख्त ऐसे अफवाहें फैला रहा है। उनके जाने के बाद वो गवर्नर से कहता है, टी शॉप से मिले कंकालों के केस को गंभीरता से लेकर गुनहगारों को सजा देने के बारे में। पर वो तो उसे वार्न करते हैं, अगर कोई खुद को अंधेरे में नहीं डालना चाहता तो उसे चाहिए कि वो इतना ज्यादा ऑनरेबल ना बने। ये उसे उनकी इनडायरेक्टली दी चेतावनी होती है कि उसे इन केसेस की जड़ तक पहुंचना नहीं चाहिए, वरना उसे ही आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं शूवे फैमिली का उलझा हुआ केस जियांगलाई को देकर परेशान करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ हम रोंग फैमिली की हेड मैडम रोंग को देखते हैं, जो शानबॉ के वर को चुनने के लिए लड़कों की जांच कर रही होती है। तभी शानबॉ की कजन शेन एक लड़के को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहती है, शक्ल देखिए अपनी, किस लिहाज से आए हो शादी के लिए अप्लाई करने। तभी शानबॉ आती है और मैडम रोंग सभी लड़कों की डिटेल्स लेकर उन्हें वापस भिजवा देती है। फिर हम रोंग फैमिली की दूसरी बेटी वुनची को देखते हैं, जो शानबॉ और बाकियों के लिए चाय बना रही होती है, जिसकी मदद रोंग फैमिली की 5वीं बेटी युनशु कर रही होती है, जो अंधी है। शानबॉ की दादी उसकी माउंटेन गुजू की ट्रिप के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि उसे वहाँ लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ा, उसके 2 गार्ड्स मारे गए, साथ ही डाकुओं का हमला, जिस पे युनशु कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ। दादी ने कितनी आस लगाई थी कि तुम अपने साथ गुजू की चाय लाओगी जो नए साल पे मेहमानों को दिया जाएगा, जिसपे वुनची ऐसा दिखाती है जैसे उसके लिए शानबॉ का सही सलामत घर लौटना ही काफी है। शेन सुझाव देती है माउंट गुजू जो पीसफुल रहा करता, अचानक से वहाँ हलचल होने के पीछे की वजह तलाश करना ज्यादा अहम है। तभी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए रोंग फैमिली की चौथी बेटी यूनिन कहती है, हाँ सही कह रही हो, शानबॉ के पालकी के आते ही लैंडस्लाइड का आना इत्तेफाक नहीं हो सकता। शानबॉ तुम्हें मंदिर में अपनी हिफाजत के लिए प्रेयर्स करना चाहिए। फिर दादी से जाकर वुनची की तारीफें करने लगती है और कहती है कि उसने इस चाय को बनाने में अपने हाथ तक जला दिए। शानबॉ जब चाय चखती है तब कहती है, इसके फ्रेग्रेंस को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, भले ही बारिश के मौसम में पत्ते तोड़े ही क्यों न जाए और इसको बनाने की कोई लाख कोशिशें क्यों न करे, पर जब तक उसके अंदर कुदरती कला नहीं होगी तो उम्दा से उम्दा चाय भी बेकार टेस्ट करता है। फिर वो अपने साथ लाए गुजू के चाय सबको सर्व करती है और कहती है कि उसे किस्मत से दूर के पहाड़ी में इसके पेड़ मिले थे। मैडम रोंग इसे चख कर लाजवाब कहती है, जिससे यूशिन का मुंह बिगड़ जाता है। वापस जाते हुए भी यूनिन यूशिन की साइड लेते हुए शानबॉ को मॉक करती है, पर शेन अपनी कजन का सपोर्ट करते हुए उसे टोकती है, जिसपे वो कहती है, तुम हमारी फैमिली के बीच में ना ही बोला करो तो बेहतर होगा। सबके जाने के बाद शेन शानबॉ से कहती है कि कैसे तुम्हारी अपनी बहन होकर दूसरी और तीसरी ब्रांच वालों से जा मिली है। वो कहती है, तो क्या हुआ, तुम तो मेरे साइड हो। वहीं युनशी और यूनिन युनशु को खराब पत्ते तोड़ने पे बुली कर रही होती है और यूनिन कहती है, इन डाकुओं का क्या मामला है, हमने उनसे चाय के पत्ते चुराने को कहे थे ताकि शानबॉ का सर दादी के सामने झुक जाए, पर ये मर्डर क्यों किया उन लोगों ने। वहीं जियांगलाई का एडवाइजर उसे शू सॉन्ग का दिया वेई फैमिली वाले केस की डिटेल्स सुनाता है। वेई के जान और उसकी वाइफ यांग में कभी नहीं बनती, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते। एक दिन दोनों में बहुत बुरी वाली आर्ग्यूमेंट हुई, उसके बाद यांग लापता हो गई। वेई के जियान ने बहुत ढूंढा पर ना मिली, तो कहा यांग फैमिली वालों ने उसे छुपाया होगा, पर उन लोगों ने उल्टा कहा वेई के जान ने ही अपनी बीवी को इतना मारा पीटा कि वो मर गई। यांग की लाश ना मिलने पे वेई की जियान को छोड़ दिया गया, लेकिन दोनों खानदानों में उसके बाद से बड़ी दुश्मनी हो गई। कई वक्त गुजरने के बाद
एक भिखारी को जमीन के नीचे से लाश मिली। क्रॉनर्स ने हड्डियों की जांच की और कहा ये मैडम यांग की लाश है जो 1 साल से गायब थी। फिर वे की जियांग को गिरफ्तार कर लिया गया, पर प्रॉब्लम ये हुई कि क्रॉनर तेज बारिश होने पे घर रिपेयरिंग करने में बिजी था, इसीलिए उसने ऑटोप्सी 3 दिन डिले कर दी। पहले जो लाश एक औरत की बताई जा रही थी, अब वो एक मर्द की हो गई। इस नाइंसाफी ने वे के जियांग को पागल कर दिया और वो जेल में बैठा बस इंसाफ की पुकार लगाता रहा। पर सारे ऑफिशियल्स खामोश रहे। वेई फैमिली ने एक हैरान करने वाली बात बताई और वो ये थी कि यांग भागने से पहले रॉन्ग फैमिली में किसी की जन्मदिन की दावत पे गई थी। उसके बाद वहाँ से जो गई फिर कभी नहीं मिली, जिस पे जांग लाई रॉन्ग फैमिली को पूछताछ के लिए बुलावा भेजने को कहता है। फेंग बोलता है ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली है, गवर्नमेंट उन्हें ऐसे बुलावा नहीं भेजेंगे। जांग लाई बोलता है तो हम दोनों तरफ से खेलेंगे। रातों रात क्रॉनर चेन को बुलाने को कहता है एग्जामिन करने के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में 60 साल से काम कर रहा है। साथ ही लेडी रॉन्ग को प्यार से या चाहे तो फोर्स करके यहाँ लाने को बोलता है। ये सारी बातें बाहर से उसके कैरेज का सर्वेंट सुन रहा होता है। अगले दिन जियांग लाई खुद रॉन्ग रेजिडेंस जाता है। बाहर लोगों की भीड़ होती है क्योंकि शानबाओ के स्वयंवर के लिए लड़के आए होते हैं। जियांग लाई के नौकर उसे मशवरा देते हैं ऐसे मौके पे हमारा अंदर जाना सही नहीं होगा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता और वो गार्ड्स को रेजिडेंस घेर लेने को बोलता है और अंदर जाकर लेडी रॉन्ग को बुलाने को कहता है। वहीं रॉन्ग की महिलाएं लड़कों की तस्वीरों को देखकर ही रिजेक्ट कर दे रही होती है। मैडम रॉन्ग यान से बोलती है सबसे कहने के अच्छे लड़कों को सिलेक्ट करे और स्प्रिंग टी हार्वेस्ट फेस्टिवल से पहले पैलेस में लड़कों का चुनाव किया जाए। तभी सांचांग जियांगलाई का संदेश लाता है, जिसे सुन यूनियन का गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है। उसका कहना है जब रॉन्ग वालों ने अपने नौकर को भेजा है कोर्ट में, तो फिर उनकी दादी का खुद वहां जाने का क्या मतलब है। सांचांग बताता है कि ये नया अपॉइंट किया मजिस्ट्रेट लू बहुत एरोगेंट है। शेन भी कहती है ये सब जरूर मिनिस्टर शू का किया है, जो उसकी दादी के उसे पिछले साल सौगात ना भेजने का बदला ले रहा है। यूनची भी बोलती है ऐसे लोग आए गए हैं, पर हमारे रॉन्ग फैमिली का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। वो सुझाव देती है कुछ पोस्टर्स अनोनिमसली डिस्ट्रीब्यूट करवाने, ताकि स्टूडेंट्स जिनके क्वांटी एग्जाम्स करीब हैं, उनमें इन गवर्नर्स को बॉयकॉट करने का अंगारा भड़के और वो खुद इसकी पिटीशन दे। लेकिन शानबाओ का कहना है ऐसा करने से वो सभी की नजरों में आ सकते हैं, लोग आखिर में जान ही जाएंगे इन सबके पीछे रॉन्ग वालों का हाथ है। जिस पे यूनियन कहती है उन गरीब स्टूडेंट्स की हमने कितनी मदद की, आखिर किस दिन के लिए, और तुम क्या चाहती हो दादी को पूरी कोर्ट के सामने रुसवा होने देना, हजारों हजार के नजरों में आने दें। और ये ना भूला जाए कि वेई फैमिली का टी प्लांटेशन जो अब यांग फैमिली का हो गया है, उनके एंशियंट ट्रीज उन्हीं के खानदानी बागात में उगाए गए हैं। सांचांग भी कहता है हाँ अगर इतनी होशियार हो तो इसका कोई रास्ता बताओ। वही पूरे 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन रॉन्ग वालों की तरफ से कोई खबर ना मिलता देख जांगलाई को कुछ गड़बड़ लगता है। तभी उसे गवर्नर का बुलावा आता है। वहाँ पहुँचता है तो ऑफिस के बाहर स्टूडेंट्स की भीड़ लगी होती है। अंदर जाता है तो पता चलता है स्कॉलर्स ने स्टूडेंट्स को एग्जाम के रेफरल देने से मना कर दिया, जिससे वो सब एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए सारे स्टूडेंट्स गुस्से में हैं और लू जियांगलाई को उसके पोस्ट से बेदखल करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ई चियांग कहते हैं तुम्हें मैंने पहले भी वार्न किया था, रॉन्ग फैमिली को हम वैसे भी नाराज नहीं कर सकते। जिसपे जियांगलाई बोलता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने आदमियों को सुजू से क्रॉनर चेन को लाने को भेजा है, उनके आते ही सारा सच बाहर आ जाएगा। पर वो लोग उसे अभी भी धमकाने में लगे होते हैं कि उसके लिए ये अच्छा नहीं हो सकता है। सो वो रॉयल डिग्री पढ़ता है और अपनी असल सच्चाई के बारे में बताता है कि वो एक्चुअली में इम्पेरियल इंस्पेक्टर है, जिसे खास मकसद के लिए यहाँ भेजा गया है, और वो है राज्य की बुराई को मिटाना, लोकल गवर्नेंस की सच्चाई जानना और छोटे बड़े केस को हल करना। इसलिए कॉफिन खुलेगा और लाश की एग्जामिन होगी। इसमें कोई भी बीच में आया तो वो सीधे सीधे किंग के ऑर्डर के खिलाफ जाएगा और उसकी सजा उसे मिलेगी। शाम में जियांगलाई अपने ऑफिस में बैठा चाय पीता हुआ कुछ पढ़ रहा होता है। तभी उसका सर्वेंट उसे कैपिटल से आया खत देता है, जिसमें लिखे थे 2 शब्द, बचकर रहना। ये देखकर वो चेन से मिलने के लिए निकलता है, जो यहाँ आ पहुँचा है जैसा कि सर्वेंट ने कहा। तभी उसके मुंह से खून निकलता है, क्योंकि उसके नौकर ने उसके चाय में कुछ मिलाया था। और जब वो और बाकी उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं तो वो खुद को बचाने के लिए भागता है और उनसे लड़ते हुए चट्टान से नीचे गिर जाता है, जहाँ से शानबाओ की पालकी गुजर रही थी, जो चाय के बागान में पेस्ट की जांच करने जा रही होती है। अपने पालकी के सामने एक जख्मी शख्स को पड़ा देख बाहर आती है और उसे मरा हुआ समझकर अपने गार्ड्स को उसे दफनाने को कहती है, पर जियांगलाई उसे पकड़कर मदद मांगता है।
वो जब उसे गौर से देखती है तब याद आता है ये तो मैजिस्ट्रेट लू है। अपने गार्ड्स को उसे पालकी में बैठाने को कहती है और उसका गिरा हुआ अंगूठी खुद रख लेती है। जियांग लाई बच तो जाता है लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है। ना नाम याद होता है, ना काम, ना घर ठिकाना। जब शानबाओ पता लगाती है तो बताया जाता है कि लू जियांग लाई असल में इंपीरियल इंस्पेक्टर था। इसी कैपिटल से एक कॉन्फिडेंशियल लेटर आया और वो यहाँ से चला गया। जियांग लाई को जब यहाँ लाया गया तब वो सर से पांव तक बुरी हालत में था। उसे ठीक करने में शानबाओ ने बहुत खर्च किए और उसे पता नहीं वो उसे कहाँ भेजे, सो उसे अपने पास अस्तबल की देखभाल के लिए रख लेती है। ऐसे करते करते 1 साल बीत जाते हैं और आ जाता है दिन लड़कों के चुनाव का। जगह जगह से एक से बढ़कर एक लड़के आए होते हैं उससे शादी करने के लिए, जैसे वांग लू, सोंग यीफान, जुआंग, जू लियांगू, लिन शीशो, स्कॉलर बाई यान शेंग जिसे प्रिंसिपल लियू ने रिकमेंड किया है, यांग डिंग चेन बहुत सारे सोने जवाहरात और शादी के सौगात के साथ, हेई शिंग मिंग जिसका यांग के साथ थोड़ी कहा सुनी हो जाती है, पर हेई बोलता है शानबाओ सिर्फ उसकी है। लोग बातें कर रहे होते हैं जो भी इस फैमिली का घर जमाई बनेगा उसके तो भाग ही खुल जाएंगे। वहीं वेन भी आया होता है जो शानबाओ का बचपन का साथी है और उसका मुंह बोला कजन। वो भी उसे जीतने आया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई अनजान किसी गलत इरादे से उसे अपना बना ले। यहाँ जियांग लाई अस्तबल में मेहनत मजदूरी कर रहा होता है, पर उसका सबसे बड़ा मसला उसकी पहचान है जिसके बारे में सिर्फ उसकी रक्षक शानबाओ ही बता सकती है। वहीं कुछ लड़के शिफांग पेवेलियन में होने के बजाय गार्डन में घूम रहे होते हैं जिनमें वांगलू और यांग भी होते हैं। बाकी के लड़के यांग की तारीफें कर रहे होते हैं, तभी सामने से आ रहा जियांग लाई जरा उनकी तरफ देख क्या लेता है तो वांगलू उसे मारने पीटने लग जाता है, यहाँ तक कि उसके पुराने जख्म से खून भी निकलने लग जाते हैं। वांगलू के जूते जियांग लाई के हॉर्स डंग वाले बकेट से गंदे हो जाते हैं तो वो उसे ये साफ करने को बोलता है। उससे भी जी नहीं भरता कि फिर से उसे मारने लग जाता है। तभी शानबाओ अपनी चाबुक से उसे मारकर रोकती है और कहती है इवन कुत्तों को मारने से पहले भी देखना चाहिए उसका मालिक कौन है, और ये तो फिर भी मेरा नौकर है। यहाँ इस तरह का सुलूक नहीं चलता। लोगों को इसलिए नीचे नजर से नहीं देखा जाता क्योंकि उसकी हैसियत कम है या वो मर्द या औरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो किरदार और वफादारी में पीछे होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे मेहमान ये बात को अच्छे से समझ ले। ये सुनकर यांग वांगलू को फौरन से शानबाओ से माफी मांगने को कहता है और खुद भी बोलता है कि वो आइंदा से इस बात का ध्यान रखेगा। तभी जियांग लाई की नजर शानबाओ की अंगूठी पे पड़ती है जो असल में उसी की है। ये देखकर उसे कुछ धुंधला सा याद आने लगता है और शानबाओ उसके हाव भाव नोटिस करने लगती है। फिर वो बाकियों से पेविलियन जाने को कहकर वहाँ से चली जाती है। उसे झाड़ियों से छुपा हेई देख रहा होता है और उसकी नजर तो शानबाओ से हटती ही नहीं। और यहाँ जियांग लाई सोचता है ये कोमल के साथ साथ कठोर भी है। मेरे साथ जब सारा जुल्म हो गया तब बचाने आई, मुझे जानना ही होगा इन्हें करीब से। तभी उसकी नजर वांगलू के गिरे जेड पेंडेंट पे पड़ती है। वही शानबाओ ने ये अंगूठी जानबूझकर पहना था ये देखने के लिए कि जियांग लाई याददाश्त चाहने का नाटक कर रहा है या सच में उसकी यादें मिट गई है। पर अगर ये उसके नाटक है तो वो उसको कड़ी से कड़ी सजा देगी। साथ ही अपनी सर्वेंट को उसके लिए दवाई भेजने को बोलती है। वो कहती है पर ये सब दवाइयाँ तो उसकी तनख्वाह से भी 10 गुना कीमती होंगे, आप कब तक उस पे पैसे लुटाती रहेंगी। वो बोलती है तो क्या मैं इसे मरने दूं? उसके बाद मेरे उस पे लगाए गए पैसों का क्या होगा। वही है यांग के साथ हाथ मिलाने का सौदा करता है, अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाने का। वो देखते हैं दावत में शराब, शबाब, खूबसूरत लड़कियां सब है। ये ऐसे ही नहीं है बल्कि उन्हें टेस्ट करने के लिए है। और वो देखते हैं कि कई लड़के मेट्स को छेड़ भी रहे होते हैं, पर उनका असली निशाना वेन होता है जो शानबाओ के सबसे ज्यादा क्लोज है। सो उसे वो मीठी बातों में फंसाकर खूब सारा ड्रिंक पिलवा देते हैं। ये सब देख रहा बाई यान शेंग उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसे कुछ लड़के बहाना करके जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं और यहाँ वेन पूरा ड्रंक हो जाता है। वहीं छिचोरे जो और बाकी के ड्रंक लड़कों को मेट्स धक्के मारकर निकाल देती है जो नौकरानियों की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे। शानबाओ की मेड उन्हें कहती है तुम जैसे लड़के हम नौकरानियों की जूतियों के काबिल तक नहीं, तो हमारी मालकिन के बारे में सोचने की जुर्रत भी मत करना। वही हेई मेट्स को पैसे देकर वेन के साथ कमरे में जाने को कहता है, पर उसके और यांग के जाने के बाद बाई यान शेंग आता है वेन को बचाने के लिए। यहाँ यूनिन चुपके से शानबाओ की कोर्टयार्ड में घुस जाती है और जियांग लाई वहाँ का ताला खुला देखकर सोचता है अंदर जरूर शानबाओ होगी, तो उससे मिलने के लिए अंदर जाता है। यूनिन असल में रोंग फैमिली की छठी मिस युनवान को परेशान करने आई होती है जो दिखने में अनस्टेबल नजर आती है, पर तभी शानबाओ आकर उसे एक थप्पड़ लगाती और रोकती है।
यूनिन युनवान पे इल्जाम लगाती है उसकी माँ के बीमार पड़ने और उस वक्त किसी दवाई के उन पे काम न आने की, जिसकी वजह से उसकी माँ कम उम्री में मारी गई। इसकी बेवकूफ़ी और कम अक्ली उससे सही नहीं जाती, जिस पे शानबाओ बोलती है ये मासूम है, दुनियादारी की समझ नहीं है। माँ ने इसे जिंदगी दी है अपनी देकर, इसलिए मैं किसी हाल में तुम्हें इसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। यूनिन बोलती है मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ, तो फिर तुम मुझसे ज्यादा इसकी फिक्र क्यों करती हो। तभी शानबाओ की नजर खिड़की पे पड़ती है। कोई बाहर से उनकी बातें सुन रहा था, जो असल में जियांगलाई होता है, और उन्हें बाहर आता देख भागने लगता है। पर शानबाओ के कहने पे गार्ड्स गार्डन की गेट बंद करवा देते हैं। सो वो अपने मुंह पे मिट्टी लगाकर सबके सामने एक्टिंग करता है कि वो यहाँ पे बकेट ढूंढ रहा था, जो पिछली बार उसके हाथों से गिर गया। लेकिन तभी उसे वांगलू ने फिर से मारा। सो जब उसने ये शोर शराबा सुना तो उसे लगा वांगलू फिर से वापस आ गया, जिसपे यूनियन कहती है पकड़े गए तो झूठ बोल रहे हो। सो वो अपनी बात साबित करने के लिए उसके जेट पेंडेंट भी दिखाता है। सर्वेंट भी सब जगह तलाश करके कहते हैं कि उन्होंने सभी से पूछा पर कोई चिलान गार्डन नहीं आया। लेकिन लिन शीशो, सोंगी फान और वांगलू पेवेलियन में नहीं है। मेड भी बकेट लाकर दिखाकर बोलती है कि ये बागीचे से मिला। तभी चिल्लाने की आवाज आती है कि वेन के कमरे के पास आग लग गई है। वहां जाते हैं तो मेट्स शानबाओ से माफी मांगते हैं कि वो वेन पे ठीक से नजर ना रख सकी, जैसे उसकी मास्टर ने बोला था। फिर बाई एंड शेंग बोलता है कि आग उसने लगाई थी। जब उसने देखा वेन पूरा ड्रंक हो गया तो उसके पीछे गया, इस डर से कि कहीं वो इस हालत में गिर न जाए। लेकिन जब उसने उसके कमरे में किसी की आहट पाई तो उन्हें भगाने के लिए अपने कपड़े जलाए। यूनियन कहती है यार तुम गेस्ट रूम से भी तो कपड़े ले सकते थे, अपनी जलाने की क्या जरूरत थी। वो कहता है कैसे लेता, वो मेरे नहीं थे ना। मेड बताती है कि आग लगने के बाद सब या तो अपने रूम में थे या तो फ्लावर हॉल में। सोंग इफान, लू शीशो और वांगलू देर से पहुंचे और वांगलू तो बहुत ही अजीब सा लगा। यूनियन बोलती है ये वांगलू कुछ गड़बड़ है, इसे तो तुम्हें खोटे से बांध देना चाहिए। शानबाओ कहती है वो हमारा मेहमान है, उसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। यूनियन के जाने के बाद जियांगलाई शानबाओ से कहता है कि उसे उसको कुछ बताना है। अकेले में वो उसे बोलता है कि असल में वही उसके बागीचे में घुसा था, उससे अपनी असलियत और पहचान जानने के लिए, और उसने जो उसकी जान बचाई है और नई जिंदगी दी है उसका कर्ज वो उसकी सेवा करके चुकाना चाहता है। एक पेपर में लिखता है कि अब से उसकी जिंदगी और मौत सब शानबाओ के हाथ है, वो उसका सिर्फ उसका नौकर है। पर शानबाओ समझ जाती है कि उसने इतना तो भांप लिया है कि वो जिस हालत में यहाँ पे आया था उसके बाहर कई दुश्मन हैं, इसलिए वो किसी भी हाल में रॉन्ग रेजिडेंस में रहना चाहता है। पर यूनियन के हाथों सजा पाने से भी डर रहा है, इसलिए खुद को उसे सौंप रहा है ताकि कोई भी उसका बाल भी बांका ना कर सके। पर वो उसे अपने लिए नहीं बल्कि वेन के लिए चुनती है, क्योंकि इस वक्त उसे हिफाजत की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे कि आज उसके साथ हुआ, वो चालाक लड़कों से घिरा हुआ है तो आगे भी वो लोग उसको परेशान कर सकते हैं। वेन को प्रोटेक्ट करने के बदले वो उसे वादा करती है कि उसकी पहचान का पता लगाकर रहेगी, साथ ही उसको एक नया नाम देती है फूशिंग। वहीं यान झाड़ियों से सोंग इफान को पकड़ती है, जो सोने की कैंडल स्टिक चुराकर भाग रहा था। वो कहता है भले ही वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता है पर उनके हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसने डेस्परेट होकर ये चुराया। वो उसे देखकर बोलती है शक्ल इतनी अच्छी पर किरदार इतना बुरा, अफसोस है। जिस पे वो उससे माफी मांगता है। फिर हम दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं। यान उसे कहती है वैसे तो तुम्हारा रॉन्ग शानबाओ को पाने का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस फैमिली के कुछ रूल सिखा पढ़ा सकती हूँ जो तुम्हें टिकने में मदद करेगी। अगले दिन चौंगसी हॉल में जब शानबाओ लेडी रॉन्ग को अपने हाथों से बनाई चाय दे रही होती है, तब वो उससे पूछती है कोई लड़का पसंद आया या नहीं। वो कहती है अब तक तो नहीं, जिसपे वो बोलती है कोई नहीं, हम लड़कों की तलाश जारी रखेंगे। तो वो वापस जाते हुए शेन से कहती है दादी ने मुझे लड़के चुनने का हक तो दिया है लेकिन ना चुनने का हक नहीं दिया। ये जियांगलाई सुन लेता है। वहीं लेडी रॉन्ग यान फैमिली से किसी के आने की बात कर रही होती है जिसे उन्होंने खुद इनवाइट किया। यान भी मौका मिलते ही सोंग इफान पे गौर करने की बात करती है। वो कहती है अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो खुद हैंडल कर लो, वैसे आज बड़ी चमक रही हो। वो कहती है बस आपकी खिदमत करके चेहरा खिल जाता है। वहीं वेन शानबाओ से कह रहा होता है इन लड़कों को यहाँ से वापस भिजवा देने, वरना ये लोग तो गैंग बनाकर फिर से उसे तंग करेंगे। वह कहती है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो वापस जा सकते हो, वरना तो फूशेंग है, ये इतना काबिल है कि तुम इसे अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके जाने के बाद वो फूशेंग से पूछता है उसने तुम्हारी तारीफ क्यों की भला। वो कहता है उनका कहने का मतलब है कि आप मुझे खतरा आने पे अपना शील्ड बना सकते हैं। वही मेट्स लड़कों को हॉल में इकट्ठा करके अनाउंस करती है शानबाओ के लिए तोहफे तैयार करने, उसे जिसके पसंद आएंगे उसके साथ वो अकेले में डिनर करेगी।
ये मौका कोई हाथ से गंवाना नहीं चाहता। सो वेन से पूछने लगते हैं शानबॉ की पसंद के बारे में, पर वो तो झूठ कहता है कि उसे मीठा अच्छा लगता है। वहीं यांग हेई से कहता है हमारा पिछली बार एक साथ काम करने वाला सौदा अब खत्म हुआ, देखना मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। वहीं यूनिन बातें कर रही होती है कि अब रॉन्ग फैमिली को तोहफे की जरूरत पड़ने लगी, बाहर ये बात जाएगी तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे सब। वैसे भी सारे लड़के तो मुझे बहुत ही आम से लगे, पर उनमें से एक तो बड़ा ही बेवकूफ है। अगले दिन युनचू बागों में ऑर्किड्स के बीच बैठी होती है और जब वहाँ से बाई एंड शेंग जा रहा होता है तो अपने शोर मचा रहे नौकर से कहता है चुप रहने के लिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, और फिर अपनी चाल धीमी करके वहाँ से चला जाता है। ये सब सुन रही युनचू मुस्कुराते हुए सोचती है ये तो सच में बेवकूफ है। वहीं शानचांग सभी लड़कों को उसकी बहन की पसंद बताने के बदले स्वर्ण मुद्राओं की मांग करता है। तभी शानबॉ की मेड आकर कहती है कि उसकी मालकिन ने उसे एंसेस्ट्रल हॉल के बाहर बैठने को कहा है। वो विरोध करता है तो बोलती है उन्होंने ये भी बोला है जो मेरी पसंद को चंद पैसों के लिए बेच सकता है वो एक दिन रॉन्ग फैमिली को भी बेचने में पीछे नहीं हटेगा। वो कहता है मैंने तो अभी तक कुछ लिया भी नहीं, पर नौकर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। वही वैन सोने जेवरात कीमती सामानों से घिरा परेशान होकर फूशेंग को बताता है कि इन सब में से किसी में भी उसकी कजन को कोई दिलचस्पी नहीं है। असल में तो उसकी कोई खास पसंद भी नहीं है और उसे समझ नहीं आ रहा है वो उसे गिफ्ट में क्या दे। जिसपे वो बोलता है फिक्र मत करिए, आप दोनों साथ में पले बड़े हैं, आपको कोई और लड़का मैच कर ही नहीं पाएगा। उसे उसकी ये बात बहुत पसंद आती है और एक आइडिया भी आता है। वही मेट्स शानबॉ को बताती है कि टी शॉप में कुछ गड़बड़ हुई है। वहाँ वांग नाम का शख्स रॉन्ग के पास से आई हुई चाय की पत्तियों को बेकार और नकली कह रहा होता है। तभी शानबॉ आती है और पैकेजेस की सील खोलकर उस पे लगे कागज को आग में जलवाती है। फिर मिस्टर लू नाम के आदमी को अपना पैकेज लाने को कहती है जिन्होंने कुछ दिन पहले ही मंगवाया था और अब तक सील पैक है। उसके कागज को जब आग में जलाया जाता है तो उसमें उनके छुपे हुए रॉन्ग शब्द साफ तौर से दिखाई देते हैं। इससे वो साबित कर देती है कि इस दुकानदार वाला पैकेज उनका नहीं है। वांग को लोगों से बहुत मार पड़ती है। ये सब वहाँ बैठा हेई देखकर सोचता है शानबाओ ने बिना कुछ ज्यादा कहे मामला यूं चुटकियों में हल कर दिया। उसे अब वो और भी ज्यादा पसंद आने लग जाती है। वांग अपने आदमियों के साथ शानबाओ को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना लेता है और उसकी पालकी आता देख हमला करने के लिए तैयार होता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए हेई उसके आदमियों को मारकर सुला देता है। वही मैंशन में वेन आर्मर पहना हुआ शानबाओ के सामने आता है। उसके नौकर उसके पोशाक को रस्सी से लहरा रहे होते हैं और धुआं भी फेंकते हैं उसकी बातों में वजन लाने के लिए। वो बोलता है अब छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तुम मुझे सिर्फ अपना कजन मत समझो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और पूरी दुनिया जीतकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। ये सुनते ही वो उसे कमरे में बंद करवा देती है और उसकी मेट्स बोलती है उन्होंने कहा है जब तक तुम्हारा पागलपन उतर न जाए तुम बाहर नहीं आ सकते। वही यांग शानबाओ को आधे वस्त्र पहना सिड्यूस कर रहा होता है अपने सोने से भरे कमरे में बुलाकर और कहता है बाकी तो तुमसे झूठा वादा करने आए हैं, पर मैं अगर तुम्हें मुस्तकबिल में कोई धोखा दूं तो खुशी खुशी ये सब तुम्हारे लिए पीछे छोड़कर चला जाऊंगा। वो कहती है पहले तो तुम अपने कपड़े पहनो और इन सोनों से बेहतर है शीशान की चाय की कोमल पत्तियां। अगले दिन सब उसे तोहफा देने के लिए तैयार होते हैं। कोई शोपीस देता हुआ बोलता है ये खानदानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी दी जाती है, पर वो पहचान लेती है ये तो रियू फूशान में 1000 चांदी की मुद्रा में मिल जाता है। वो सबसे कहती है भले ही आप सब मुझे कोई तोहफा ना दे, लेकिन झूठ सच करना हम बर्दाश्त नहीं करते। फूशिंग दरवाजे के बाहर से छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ता है, ये सब दिलचस्पी में सुनने और देखने के लिए। फिर यांग आता है टी सेट लेकर और दावा करता है कि ये सॉन्ग डायनेस्टी का है और बहुत ही अनमोल है। उसका तोहफा भी वो एक्सेप्ट नहीं करती। फिर हेई आता है चाबुक लेकर, वांगलू सर का ताज लाया होता है। उसके बाद तो सबके तोहफे अजीबो गरीब होते हैं। कोई तो गिफ्ट्स दिखाते दिखाते गिरता पड़ता भी जाता है। आखिर में आता है बाई यान शेंग अपना लिखा क्लासिक टी की किताब के साथ। उसे उसकी हैंडराइटिंग अच्छी लगती है, लेकिन वो उसका तोहफा भी नहीं लेती क्योंकि वो बस देखना चाहती थी कि सबके दिल में उसकी कैसी छवि है, क्योंकि गिफ्ट यही दिखाता है कि देने वाला लेने वाले के बारे में कैसा सोचता है। लेकिन वो कहती है सबको रिटर्न गिफ्ट्स उसकी तरफ से जरूर मिलेगा, और रही बात उसके साथ डिनर करने की तो वो अपने नौकर चेंग से विजेता को लाने भिजवा देगी। वहाँ से निकलते समय फूशांग को कुछ बात करने के लिए बुलाती है। शानबो फूशिंग से कहती है वेन को बचपन से ही कोमलता से रखा गया है, वो बहुत भोला है इसलिए किसी की भी बातों में आ जाता है, और पिछली रात जो उसने किया वो उसका दिमाग नहीं लगता। मैं उम्मीद करती हूँ तुम कोई चाल नहीं चल रहे होगे।
वो बोलता है कि आप मुझे पहले से जानती हैं, तो फिर मेरे बारे में ऐसे राय कैसे बना सकती हैं? पर अगर आपको मुझ पे यकीन ही नहीं है तो फिर क्यों ना आप मुझे अपना नौकर बना ले, मैं आपकी नजरों के सामने ही रहूंगा। तभी हेई आ जाता है, सो वो फूशेंग को भिजवा देती है। हेई बोलता है आपको मेरा ये तोहफा अच्छा नहीं लगा क्या? पर क्यों? इसका इस्तेमाल वो अपने नौकर पे करके बताता है कि ये लोगों को बड़ी तेज की लगती है, और कहता है क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं? आप वाकई बहुत पत्थर दिल है। वहीं वैन फूशेंग से कहता है जाकर देखने शानबाओ किस लड़के के साथ डिनर करने वाली है, अगर मेरे बजाय वो कोई और हुआ तो उसे भगा देना। वहीं शानबाओ बाई एन शेंग को सिलेक्ट करती है। ये सुन फूशेंग कहता है कि उसे वेन ने यहाँ विजेता को भगाने के लिए भेजा है, पर बाओ कहती है उसे यहाँ से चले जाने के लिए, जिसपे वो पूछता है मैं तो आप दोनों के बीच में फंस गया हूँ, अब किसकी बात मानूं, आपकी या उनकी? वो कहती है मेरी, लेकिन वो जाने के बजाय उसे कहता है अगर आपको कोई पसंद नहीं आया तो आपको चूज करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलती है तो अपने मास्टर्स की बातें चोरी छुपे सुनते हो। वो घुटने टेक कर इस गुस्ताखी की माफी मांगता है और बोलता है उसने ये गलती से सुन लिया। वहीं एक नौकर आकर बायन शेंग को उसकी मालकिन के साथ डिनर करने के लिए बुलाता है। वो खुश होकर वहां जाता है, पर ये शानबाओ नहीं यूनिन होती है जो उसके साथ खाना खाना चाह रही थी। पर वो कहता है कि वो यहाँ शानबाओ को पत्नी बनाने के इरादे से आया है, वो किसी और के साथ करीब आकर उन्हें धोखा नहीं दे सकता। ये कहते हुए वो चला जा रहा होता है, पर आ रहे युनशु से टकरा जाता है, सो उससे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। और यूनिन युनशु से कहती है मैं तो तुम्हें इस बेवकूफ की बेवकूफियत दिखाना चाह रही थी, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत, मुझे इनकार करके चला गया, इसे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। वही फूशेंग शानबाओ के चेम्बर के बाहर उसका दिया सजा उठा रहा होता है, अपने घुटने पे बैठकर। अंदर चेंग उसे खबर देता है कि यूनिन ने बायन शेंग को पहले बुला लिया, क्या फिर से बुलावा भेजना चाहिए? वो मना कर देती है। फिर अंदर फूशेंग को बुलाती है। वो वादा करता है कि दोबारा कभी अपनी हद पार करके उसे कुछ कहेगा नहीं। शानबाओ भी उसे माफ करके खाना सर्व करने को बोलती है। वही हम सर्वेंट चेंग को देखते हैं अपने कमरे से एक संदूक निकालते हुए, जिसमें उसने शानबाओ का रुमाल और उसके दिए कुछ सामान रखे होते हैं। रुमाल तब के है जब डाकुओं से लड़ते वक्त उसे चोट लगी और शानबाओ ने उस पे अपना रुमाल लपेटा। न्यू ईयर पाउच जब एक बार वो पहनना भूल गया तब उसे उसने ये दिया। अगले दिन आता है यान बाइलू, मैडम रोंग का पसंदीदा लड़का, जिसे उन्होंने खुद शानबाओ के लिए यान फैमिली से बुलाया। उसे आने में देर हुई क्योंकि वो एक लैंडस्लाइड में फंस गया था। यहाँ बाई एन शेंग को लेडी रोंग से एक कपड़ा गिफ्ट में मिला होता है। उसे लगता है यह शानबाओ का रिटर्न गिफ्ट है, तो बड़े प्यार से देख रहा होता है। जैसे ही पता चलता है ये यूनिन ने भिजवाया है, वैसे उसका मुंह बन जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती ये वापस लौटाने की। फिर बाओ का रिटर्न गिफ्ट आता है जो मार्शल आउटफिट होता है, क्योंकि अगले कॉन्टेस्ट पे सबके मार्शल स्किल्स देखे जाएंगे। दूसरे दिन लड़के तैयार होकर मैदान में उतरते हैं। चेन बाओ से पूछती है इन सब की क्या जरूरत है, तुम्हें जो भी लड़का पसंद आ रहा है उसके साथ जान पहचान बढ़ाओ, फिर खुद ब खुद समझ आ जाएगा वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। पर उसे अपनी दादी की बात याद आती है जिन्होंने कहा कि रोंग फैमिली का दामाद हर कोई नहीं बन सकता, वो कोई ऐसा होना चाहिए जो उनकी फैमिली को और भी ज्यादा ग्रो कराए, कोई ऐसा जो उसी की तरह टी बोन हो, जिसे चाय की समझ बूझ हो, बिजनेस आता हो, तिजारत जानता हो, जिसे डाकुओं से लड़ने का हुनर भी हो। और ये प्रतियोगिता यही परखने के लिए है। रोंग फैमिली ने तिजारत करने के लिए कई रास्ते पार किए, चाहे बंजर जमीन हो या पहाड़ी इलाका या समुद्री रास्ता, और उस बीच आए चोर डाकुओं से भी लड़े। सो कौन लड़का है जिसके अंदर इतनी हिम्मत और हुनर है जो इन सब चुनौतियों का सामना कर पाए। इस कॉन्टेस्ट में जो भी सबसे पहले ब्रिज पे पहुंचकर लटक रहे पौच को पाने में कामयाब रहेगा वही विजेता होगा। जो ब्रिज से गिर गया वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो इस कॉन्टेस्ट के शुरू होते ही वेन सबसे आगे निकल गया और आखिर में यांग और हेई प्लान बनाकर और वो सबको सीढ़ियों से ही धक्का देकर गिराते हुए नजर आए, इसलिए बाई एन शेंग चालाकी करने लगा और वो सीढ़ियों के पास ही रुक गया और सबके चढ़ने के बाद गया। वेन सबसे पहले ब्रिज पे पहुंचकर शानबाओ की तरफ देखने लगता है। उतने में उसे चक्कर आने लग जाता है क्योंकि उसके चाय में हेई ने कुछ मिलवाया था। अभी मौका देखकर यांग उसे ब्रिज से नीचे गिराने लगता है, पर बाई एन शेंग पकड़ लेता है, पर वो भी कब तक पकड़ा रहता, उसके हाथ से छूटने लगता है। ये सब देखकर शानबाओ टेंशन में आ जाती है और उसे ऐसा देखकर फूशेंग जल्दी से भागता हुआ बेल बजाकर ये पड़ाव यहीं पे एंड करता है। शानबाओ कहती है ये आप सभी के मार्शल स्किल्स देखने की प्रतियोगिता है, ना कि एक दूसरे को मारने की, और अगर कोई मेरे ऑर्डर के खिलाफ गया तो उसे अपनी हार माननी होगी। दूसरे हाफ में सबको अलग अलग तरह के हथियार दिए जाते हैं। फूशेन वेंग के प्यालों की जांच करता है
और शानबाओ को बताता है कि किसी ने उसकी चाय में गड़बड़ की है। वेन के सर अभी भी घूर रहे होते हैं। सो फूशिंग उसे वहाँ से ले जाता है शानबाओ का नाम लेकर, पर उसे चेक करके बोलता है आपको ड्रग दिया गया है। मिस रॉन्ग ने कहा है आपको इस कॉन्टेस्ट से दूर रखने के लिए, पर वो जिद करता है इसे कंप्लीट करने की। सो फूशिंग के पास उसे बेहोश करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। फिर खुद उसके कपड़े और सर पे मास्क लगाकर आ जाता है। उसकी जगह कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने कोई भी शक नहीं कर पाता, उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसके जाते तक सारे अच्छे हथियार खत्म हो जाते हैं। सो शानबाओ उसे चाबुक बढ़ाती है, जिसपे सब लड़के बोलते हैं आप अपने कजन को फेवर कर रही हैं। वो कहती है किसी ने उसके चाय में दवाई मिलाई थी। ऐसी हालत में इसकी मदद करना मुझे नहीं लगता गलत है। दूसरा पड़ाव शुरू होते ही यांग के निशाने पे बाई एनशिंग आ जाता है और वो ब्रिज से बस गिरने वाला होता है, लेकिन फूशिंग उसे बचा लेता है, पर वो बेहोश हो जाता है जानबूझकर ताकि कोई उसे फिर से मारना न चाहे। वह यांग सभी लड़कों को अपने रास्ते से हटाता जाता है, वांगलू के पैर को भी जख्मी कर देता है और सारे लड़के उस पे चढ़ कर आते जाते हैं और उसके दर्द में मजीद इजाफा करते हैं। हेई अपने कुछ लड़कों को जिन्हें उसने उसकी मदद के बदले पैसे देने का वादा किया, उन्हें यांग की तरफ भेजता है लड़ने को, ताकि उसे उसको हराने में आसानी हो, लेकिन यांग उन्हें भी अपने रास्ते से हटा देता है और बचते हैं वो, हेई और फूशिंग। फूशिंग दोनों को लड़ता हुआ देख मौका से फायदा उठाकर पाउच लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर दोनों फौरन से रिएक्ट करते हैं और उसे रोकने लग जाते हैं। फूशिंग के हाथ प्राइज तो आ जाता है, लेकिन हेई और यांग भी उसे पकड़ लेते हैं और तीनों एक साथ उसे नष्ट कर देते हैं। सब सोचते हैं अब विजेता कौन हुआ समझ नहीं आया। इस कॉन्टेस्ट के बाद फूशिंग के पुराने चोट ताजा होने के साथ साथ नए भी आ जाते हैं। वो शानबाओ के इंतजार में होता है, पर उसके बजाय उसके भेजे हुए डॉक्टर आते हैं। जब वो मरहम पट्टी करवा कर वेन के पास जाता है तो पता चलता है शानबाओ उसके पास आई थी, उसे आर्मर देकर गई। उसे थोड़ी जलन होती है कि उसके चोट देखने नहीं आई, पर अपने कजन से मिलने जरूर आई। मन में सोचता है मिस रॉन्ग आप सच में पक्षपात कर रही हैं। तभी उन्हें बाहर से लड़कों की आवाज आती है। वहाँ आते हैं तो सब यान बाइलू के चेम्बर को घेरे नाइंसाफी की बात करते हैं, क्योंकि वो सब बहुत पहले से यहाँ खून पसीना बहा रहे हैं और ये बस अभी अभी आया और मैडम रॉन्ग से मिलने चौंगसी हॉल भी चला गया। वेन बताता है कि यान फैमिली भी रॉन्ग की तरह लिंजी में प्रेस्टिजियस थी, लेकिन कुछ वजह से वो 10 साल पहले ही सुजोंग चले गए। प्लस यान और रॉन्ग फैमिली 100 सालों से इंटर मैरिज करते आए हैं। वहीं यान मैडम रॉन्ग के सामने 18 ड्रैगन मूवमेंट वाली परफॉर्मेंस दिखाता है, जो सिर्फ मॉन्ट मिंग के टेम्पल के टी सेरेमनी में ही देखने को मिलता है। वो उनके लिए स्पेशल टी भी सर्व करवाता है और बताता है उसने कसम खाई थी हमेशा अपने मास्टर वो को मॉन्ट मेंग में चाय पिलाएगा और उनकी तरह लोगों की मदद करेगा, बंजर और बेजान चाय के पौधों को फिर से तरोताजा करके। फिर वो शानबाओ की तरफ देखता है, उसे उसकी बनाई चाय बहुत अच्छी और एरोमेटिक लगती है। वो इसकी वजह वहाँ के कुएं के पानी को बताता है। जब दोनों बागीचे में टहल रहे होते हैं तब यान बताता है कि वो आज के दिन मंक बनने की कसम खाने वाला था, पर उसके पिता ने टेम्पल के सारे फूड सप्लाई बंद करवा दिए और यहाँ आना पड़ा ताकि बाकी के मंक भूखे न मर जाएं। उसे लगा था बुद्धा के प्रति उसकी भक्ति कभी नहीं हिलेगी, पर उसे देखकर रियलाइज हो रहा है कि वो है तो एक मामूली सा मर्द। वही हेई फूशिंग के जख्मों की स्मेल सूंघ लेता है और यांग को बताता है वेन की जगह मार्शल कॉन्टेस्ट में ये लड़ रहा था। हेई को परिवार की कीमती चाय की बीट चाहिए। यांग समुद्री चाय रास्तों और गहरे पानी के बंदरगाहों से आने वाली दौलत का लालच रखता है। दोनों का अपना मकसद है शानबाओ को हासिल करने का, इसलिए वो लोग साथ में हाथ मिलाते हैं फूशिंग को रास्ते से हटाने के लिए, ताकि उनका काम आसान हो जाए। इसलिए उनके नौकर उस पे कड़ी नजर रखने लग जाते हैं। फूशिंग जो शानबाओ को कुछ रिपोर्ट करने जा रहा था, ये देखकर उसके कान में बताता है कि हेई ने वेन के चाय में कुछ मिलवाया था और उसी ने बाकियों को रिश्वत दी अपनी मदद करने की। उसे पहले से पता चल गया था मार्शल कॉन्टेस्ट के बारे में, जरूर ये खबर कोई लीक कर रहा है। वहीं यांग नाटक रचने लगता है और कहता है कि उसके कमरे से सारे सोने गायब हो गए। चेंग को बोलता है सभी नौकरों के कमरे की तलाशी लेने के लिए। ये सब सुन रहा फूशिंग समझ जाता है ये सब एक चाल है। वेन को चेतावनी देता है कि वो कमरा बंद करके रखे और हंगामे में पढ़ने के बजाय आने वाली परीक्षाओं के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और जितनी हो सके चाय के बारे में जानकारी इन किताबों से हासिल करे। उसी रात साजिश और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब जहरीला हरे रंग का सांप यांग के कमरे में छोड़ा जाता है। रात में लू के कमरे के बाहर से एक नौकर आवाज लगाता हुआ बोलता है वेन खतरे में है। ये सुनकर जैसे ही फूशिंग बाहर निकलता है वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे हॉल रूम लेकर जाते हैं। वहीं शानबाओ युनवान के लिए फूलों की ताज बना रही होती है। मेड आकर उसे बताती है
शिनफांग पेवेलियन में कुछ गड़बड़ हुई है। वहीं फूशेंग को सभी लड़कों के सामने लाया जाता है। वहाँ चेंग भी मौजूद होता है और यांग बाकी लड़कों के साथ मिलकर उस पे इल्जाम लगाता है उसके कमरे में सांप छोड़ने का, जिसने उसके नौकर को काट लिया। दूसरा सर्वेंट चुराया हुआ सोना पेश करता है और दावा करता है कि ये फूशेंग के बिस्तर के नीचे छुपा हुआ मिला। सभी कानून के मुताबिक मांग करते हैं कि फूशेंग को या तो कोड़े लगवाया जाए या फिर फांसी दी जाए। वेन जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो सब उसे भी साझेदार बनाकर फंसाने लगते हैं। इतने तेज और कठोर आरोपों के बावजूद चेंग शांत रहता है। सो ये देख रहा फूशेंग उसे कहता है, क्या तुम चुपचाप सुनते रहोगे? वेन रोंग खानदान का रिश्तेदार है, इस पे इल्जाम लगाना यानी रोंग फैमिली पे इल्जाम लगाना। तब जाकर वो सबको चुप रहने को कहता है, लेकिन कोई नहीं सुनते। फूशेंग के साथ साथ वेन को भी मारते पीटते हैं। हालात तब संभलते हैं जब शानबाओ यान बाइलू के साथ वहाँ पहुँचती है। यान हाथ उठा रहे हे को धक्का देकर पीछे हटाता है और वो जाकर जमीन पे पड़े वांगलू पे चढ़ जाता है और उसकी तो चीखें निकल आती है। शानबाओ को आता देख फूशेंग गिरने का नाटक करता है ताकि वो उसे उठाए, पर जैसे ही वो हाथ बढ़ाने जाती है वेन दर्द में चिल्लाने लगता है तो वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ जाती है और फूशेंग की मदद के लिए यान हाथ आगे बढ़ाता है। यांग बाओ से कहता है इंसाफ करने, क्योंकि उसके सोने चोरी हुए और वेन भी स्नॉकर से जा मिला, जिस पे वो कहती है कि वो अपने कर्मचारियों पे पूरा भरोसा करती है। ऐसे ही ने वो किसी को भी काम पे रख लेती है। उसे फूशेंग की बेगुनाही का पूरा यकीन है। यान फूशेंग से बोलता है, जब तुम्हारी मास्टर खुद तुम्हारे लिए खड़ी हुई है तो तुम्हारा फर्ज बनता है सबको ये दिखाने का कि शानबाओ ने किसी गलत इंसान पे भरोसा नहीं किया। इसलिए फूशेंग सबको अपने कमरे लेकर आता है सच्चाई दिखाने के लिए। वहाँ फर्श पे दवाई वाला लाल पाउडर बिखरा हुआ होता है, जिसे उसने वेन की अच्छी नींद के लिए मेट से मंगवाया था, पर गलती से सारे यहाँ गिर गए। उसने कहा जो भी इस कमरे में सोना छुपाने के लिए आया होगा उसके जूतों पे इस सिंदूर के निशान जरूर होंगे, चोर पकड़ा जाएगा। एक नौकर डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यान पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो अपना यांग के खिलाफ मुंह खोले, वो बीच में आकर सबसे माफी मांगता है इतनी बड़ी गलतफहमी के लिए, और जाते समय उस नौकर को आंख दिखाते हुए इशारे में कुछ भी बताने से वार्न कर देता है। सबके जाने के बाद चेंग को शानबाओ से बहुत डांट पड़ती है कि उसके रहते इतना बड़ा तमाशा कैसे हो गया। वो उससे बहुत माफी मांगता है, लेकिन वो उसकी सजा तय कर देती है। उसके बाद फूशेंग शानबाओ के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि उसके जख्म अब भी ताज़ा है। यान उसके इलाज के लिए आगे बढ़ता है। फूशेंग पूछता है, आपको दवाइयों के बारे में भी जानकारी है? वो कहता है कि उसने कई मेडिकल बुक्स पढ़े हैं। छोटे मोटे जख्मों को वो हैंडल कर लेता है और उसके नए पुराने चोटों को देखकर यही सलाह देता है कि उसे रेस्ट करने की जरूरत है। पर वो बाहर खड़ी शानबाओ की तरफ देखकर कहता है, कोई नहीं, मुझे आप बस कुछ दवाइयाँ दे दें। यांग ये देख जेलस होकर उसके जख्म पे कस के मरहम लगाता है और कहता है, तुम्हारे चोट सिर्फ दवाई से नहीं भरने वाले, तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना होगा। जिस पे वो बोलता है, आप तो बुद्धिस्ट की तरह बात करते हो, मुझे कोई जलील करे या नुकसान पहुंचाए तब भी बोलते हो शांत रहने के लिए। समझ नहीं आता आप शादी करने क्यों आए हो। वो जवाब देता है, मुझे बताया गया मुझे अब भी इस धरती पे कुछ काम करने हैं, इसलिए मेरी किस्मत मुझे यहाँ लेकर आ गई। और रही बात सहने की, तो हाँ, मैं सब्र कर सकता हूँ। जब यान बाहर आता है तब शानबाओ उससे फूशेंग के बारे में पूछती है। वो उसे इतना परेशान देख बैठाकर एक्यू पॉइंट के बारे में बताता है, जिससे उसे नींद आने में प्रॉब्लम ना आए। वो बोलती है, कैसे चैन से सोऊं, इन लड़कों ने शांति छीन ली है मेरी, इनकी हरकतें मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो बताता है कि ये सब इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप पक्षपात करती हो। वेन आपका बचपन का साथी है, मानता हूँ, लेकिन जो आपकी जिंदगी में देर से आए, जरूरी नहीं उनके साथ आपका ताल्लुक गहरा नहीं हो सकता। इसलिए उम्मीद करता हूँ आप मुझे और बाकियों को बराबर का मौका देंगी। तभी उसे मेड इन्फॉर्म करती है कि जांग आए हैं। ये वही शख्स है जिसे शानबाओ ने फूशेंग यानी जियांग लाई के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बुलाया। उन्होंने बोला, जिस शख्स के बारे में आप जानना चाहती थी वो असल में एक गवर्नर लू जान का नौकर हुआ करता। 5 साल की उम्र से लू खानदान के बड़े पोते लू चौनसे के पढ़ाई का साथी था। यंग मास्टर को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन वो बच्चा बड़ा अक्लमंद होनहार, जिसकी वजह से उसे हमेशा लू खानदान से शाबाशी मिलती। उसने 14 साल की उम्र में प्रोविंशियल एग्जाम में टॉप किया। अफवाह है कि लू चौनसे उससे बड़ा जलता, क्योंकि उसके दादा उस बच्चे को ज्यादा मानते। वो अपना सारा गुस्सा उसे मार पीट कर निकालता। लू जान के मरने के बाद जब उनकी फ्यूनरल पे लिू जंगलाई के पिता आए
तब उसने कुछ चाल चली जिसके नतीजे में वो मारे गए। 3 साल के बाद लू चियांगलाई ने मेट्रोपॉलिटन और पैलेस एग्जाम पास किया और ऊंचे ओहदे पे खुद को पहुंचाया। फिर इंपीरियल एकेडमी में अपॉइंट हुआ। दूसरी तरफ लू चौन से शराब, जुए, औरतों को छेड़ने में अपनी जिंदगी बिताया करता। एक बार वो नशे की हालत में पानी में गिर गया, तब लू चियांगलाई ने उसकी जान बचाई। चौनसे ने अपनी खानदानी पैसे उड़ा दिए तो उसे सहारा भी दिया, लेकिन बेचारे की किस्मत, पिछले साल उसे रियासत से बुलावा आया और उसका बोट तेज लहरों से पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। मिनिस्टर शू ने खुद उसकी फ्यूनरल रखवाई थी। शानबाओ को अब समझ आता है कि जियांगलाई को अब तक कोई ढूंढने क्यों नहीं आया। वो रातों रात एक मृत आदमी बन गया। वो सोचती है आखिर जियांगलाई ने किस तरह की दुश्मनी मोली होगी सबसे, पर वो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकती, वरना वो एक दिन भी टिक नहीं पाएगा। अगले दिन सभी बहनें पिछली रात के हंगामे के बारे में बातें कर रही होती है। युनशु बोलती है यांग और रोंग के बिजनेस ताल्लुकात हैं, फिर भी वो एक नौकर के लिए यांग वालों से ताल्लुकात क्यों खराब कर रही है भला। जिस पे युनशी को भी कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो अपनी मेट को फूशेंग पे नजर रखने को बोलती है। वही मिस यान चेंग को मार मार कर सजा दे रही होती है, पर वो कहता है कि वो इसलिए चुप रहा क्योंकि वो शानबाओ को दिखाना चाहता था उसके लिए चुने गए दावेदारों का असली चेहरा। यान उसे शानबाओ के लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने की सलाह देती है और याद दिलाती है कि वो एक अनाथ है जिसे रोंग फैमिली ने पनाह दी। भले ही वो और शानबाओ बचपन में साथ खेला करते, पर मालिक और नौकर की रेखा वो पार नहीं कर सकता। अगले दिन शानबाओ टी हार्वेस्टिंग के बारे में बातें कर रही होती है। तभी यांग आता है हेई के साथ शानबाओ से पिछली रात की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगने। वो उसे और बाकियों को टी माउंटेन बुलाती है। वहाँ तक जाने के लिए सब नाव में बैठते हैं। चेंग उन्हें यहाँ की चाय की काश्त की हिस्ट्री बताता है कि यहाँ 80 से ज्यादा पेड़ हैं। यहाँ जो औरतें काम करती है उनके रहने के लिए लॉज है और खाने पीने का इंतजाम भी है। उनके बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल भी है। कब पत्ते तोड़ने चाहिए, किस मौसम में, हर चीज बताता है। लेकिन सबको लगता है ये एक तरह की ट्रिप है, पर फूशेंग को समझ आता है ये होने वाला अगला कॉन्टेस्ट है। इसलिए वेन को कहता है चाय की पत्तियां तोड़ रही लड़कियों को, खासकर हेड को अच्छे से देखने के लिए कि वो किस तरह से ये सब कर रही है। फिर वो वेन को अपने साथ हेड के पास ले जाता है। साथ बाई येन शिंग भी होता है। हेड कोई और नहीं आई होती है जो सबको इंस्ट्रक्शन दे रही होती है पत्तियां तोड़ने की। वेन से ज्यादा तो फूशेंग उसकी बातों पे गौर कर रहा होता है। फिर चेंग सबको पत्ते तोड़ने के बाद के प्रोसेस दिखाने ले आता है, जो है पत्तियों को रोस्ट करना। पूरा कमरा खुशबूदार अरोमा से महक रहा होता है। वेन बताता है कि उसने जब अपनी कजन को टी फ्राई करते देखा तो उसे भी इच्छा हुई ये सीखने की, पर उसके हाथ पे छाले पड़ गए। पर अभी उसे ये सब देखकर लग रहा है कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है। तभी वो सुनता है बाहर उसकी कजन आई है। सब लड़कों के साथ साथ वो भी जा रहा होता है, पर फूशेंग उसे यहाँ रुक कर सब सीखने को बोलता है। लेकिन वो कहता है यार मेरे बदले तुम सीख लो ना। बाहर चेंग शानबाओ को खबर देता है सांशी के टी मर्चेंट आ गए हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। वो जाने से पहले सभी लड़कों से कहती है कि आज वो उनके हाथ का बना चाय पीना चाहती है, इसलिए आज सारा काम उन्हें करना होगा, पत्ते तोड़ने से लेकर ब्रू करने तक। सब बोलने लगते हैं ये काम तो बहुत ही कठिन है। आई को नौकरानी बोलकर फिर से सिखाने की मांग करते हैं। वो भड़क जाती है और कहती है नौकर किसे कहा? शानबाओ ये लड़के तो एकदम बेकार है, इससे अच्छा तो आप किसी गांव के लड़के को पसंद कर लो, उन्हें काम करना, बच्चे संभालना सब आता है। सारे दावेदार ऑफेंड हो जाते हैं, जिसपे शानबाओ कहती है आई ऐसे ही तीखा बोलती है, पर उसके इरादे बुरे नहीं होते हैं। वो सबको एक टाइम पीरियड देकर जब मर्चेंट से मिलने पहुंचती है, तब तक यान बिजनेस की सारी बातें कर लेता है। वो लोग शानबाओ से कहते हैं इनको तो कारोबार करना भी आता है, आपके लिए आगे जाकर मददगार साबित होंगे, ये तो आपके लिए परफेक्ट है। उनके जाने के बाद शानबाओ कहती है माफ करना अगर आपको इनकी बातों का बुरा लगा हो। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, वैसे उन्होंने गलत नहीं कहा, मुझे चाय की काश्त का तजुर्बा है, कारोबार भी जानता हूँ, मैं वाकई आपके लिए मददगार साबित होऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात पे गौर करके मुझे भी उचित मौका देंगी। वहीं सभी लड़के पत्ते तोड़ने में बिजी होते हैं, पर वेन से हो नहीं रहा होता। लेकिन झाड़ियों से छुपकर पत्ती तोड़ रहा फूशेंग उसके बकेट में अपनी तोड़ी कलियां डाल देता है। वेन उसे यांग और हेई को दिखाता हुआ बोलता है इन दोनों का खुद का चाय का कारोबार है, इनके लिए ये काम करना कितना ही मुश्किल होगा। पर वो कहता है इनके लिए पत्तों को तोड़ना भले ही आसान हो, पर उसे फ्राई करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपसे अगर ये सब ना हो पाए तो अपनी नाजुकता दिखाएं। मिस रोंग को वैसे आपकी बड़ी फिक्र रहती है। ये सुनकर बाई येन शिंग उसकी बातों पे अमल करके बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाता है, पर वेन इसे सच समझकर उसके लिए डॉक्टर बुलाने जाता है। पर तभी उसे एक नौकर आकर कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर वो जल्दी से उसके साथ वहाँ से चला जाता है।
फूशेंग सभी के साथ मिलकर बाइयन शेंग को छाव के नीचे ले आता है और पानी देता है, और जब उसे एहसास होता है कि वेन अब तक नहीं लौटा तो वहाँ की औरतों से उसके बारे में पूछने लगता है। वो लोग आगे की तरफ इशारा करते हैं। जब वो उस ओर जा रहा होता है तो उसे ऊपर से देख रही शानबाओ यान से सभी लड़कों पे नजर रखने का बोलकर उसके पीछे जाती है। फूशेंग देखता है कोई नकाबपोश वेन को मार रहा है, ये असल में है ही होता है। फूशेंग उससे लड़ता है और वहाँ से भगा देता है, पर वेन जख्मी पहाड़ी के नीचे गिरा होता है। उसे बचाने के लिए वो एक मजबूत टहनी पेड़ से बांधता है और फिर खुद से। तभी शानबाओ आती है। वेन उसे बोलता है उससे बातें करने ताकि उसे डर न लगे। ये देखकर फूशेंग उसे उसकी रस्सी बांधने में मदद मांगता है और फिर वेन को नीचे जाकर अपने कंधे में उठाए ले आता है, पर उसे रस्सी खींचते समय बहुत सारी चोटें लगती है और ये शानबाओ भी देखती है। वेन शानबाओ के ऊपर गिरने लगता है, तभी फूशेंग जल्दी से उसे अपना कंधा देता है और वहाँ से ले जाता है। रोंग रेजिडेंस में वेन की माँ आती है अपने बेटे से मिलने और साथ ले जाने, क्योंकि वो नहीं चाहती उनका लाडला बेटा ऐसे जख्मी होता रहे। साथ ही वो अपने पिता को भी न बताए यहाँ पे आ गया, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा किसी का घर जमाई बने। लेकिन वेन वापस लौटना नहीं चाहता। उसकी माँ को भी लगता है कि एक बार उनका बेटा रोंग का दामाद बना तो उनकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, पर वो कहता है कि वो सिर्फ शानबाओ को पाने के लिए ये सब कर रहा है, उसे दौलत से कोई मतलब नहीं है। वहीं शानबाओ फूशेंग के पास आई होती है उसके लिए दवाई लेकर। अपने लिए उसे फिक्रमंद देखकर फूशेंग को तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो उसे बताता है कि एक नौकर वेन के पास उसके पिता का नाम लेकर आया था। वेन भी नहीं चाहता कि तमाशा बने, इसलिए फौरन से उसके साथ चला गया, पर नौकर गायब हो गया और एक असासिन उसे मारने लगा। उसके कहने का मतलब है कि वेन इस घर का दामाद बनने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्द हर किसी पे भरोसा कर लेता है और तिजारत करने वालों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। वो कहती है तुम दूसरों से पहले खुद की फिक्र करो, और फिर उसके लिए एक नौकर देती है जिसका नाम जुनदाई होता है और कहती है कि अब से ये सिर्फ तुम्हारा ऑर्डर लेगा और तुम्हें खतरे से बचाएगा। और जाते हुए फूशेंग को उसकी अंगूठी लौटा देती है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाए वो वहाँ से मुस्कुराकर चली जाती है। जुनदाई उसे कहता है आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आज से पहले मैडम ने किसी की इतनी परवाह नहीं की, उनकी नजर में आप जरूर बाकियों से अलग होंगे। वो साथ ही शानबाओ का दिया अच्छी क्वालिटी का कपड़ा उसे दिखाता है और कहता है आप बहुत अच्छे हैं, वो रेशम के कपड़े पहनने वाले दावेदारों से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर, आप ये पहनेंगे तो बाकी तो आपके सामने फीके लगेंगे। ये सुनकर उसे बड़े ही खुशी होती है। वहीं वुनशु जब बागीचे में आती है तो ऑर्किड फूल की खुशबू नहीं मिलती। उसकी मेड बताती है यहाँ ऐसा कोई फूल नहीं लगाया गया, जिसपे युनशु परेशान होकर लाठी से सहारा लेकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। मेड से भी तलाश करने को बोलती है। दरअसल उसकी माँ जो एक मेड थी उसे हमेशा ऑर्किड के बागीचे में लाया करती। इसे महसूस करके वो उनके साथ बिताए पलों को याद करती है। तभी वहाँ से गुजर रहा बाइयन शेंग उसे परेशान देख पूछता है आप क्या तलाश कर रही हैं? वो बोलती है ये यही हुआ करता, पता नहीं कहाँ गया। वो समझ जाता है वो किस बारे में बात कर रही है, इसलिए आसपास ढूंढने के बाद उसे कुछ ऑर्किड के फूल मिलते हैं जिसे वो जमीन में गाड़ देता है ताकि इससे ऑर्किड के बहुत सारे फूल उग जाए, और फिर उसके हाथ पकड़कर फूलों को महसूस करवाता है। फाइनली युनशु के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी उसकी मेड आकर जब उसे लेडी रोंग कहती है तब उसकी असलियत जानकर उससे माफी मांगता है। वो उसे टिप देती है टी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा चाय पीने और कम बोलने की। वहीं फूशेंग को अंगूठी पहनकर याद आता है कि उसने कांस्टेबल लियो को मारा था। वहीं टी पार्टी में युनशु, यूनिन और यूनशी भी मौजूद होते हैं। लड़के एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं, जिसे सुनकर यूनिन का दिमाग खराब होने लगता है और सभी उसे इरिटेटिंग लगने लगते हैं। तभी शानबाओ आती है और स्प्रिंग वाटर सर्व कराती है, जिसे पीकर यांग को तो ये कोई मामूली पानी लगता है, लेकिन सभी बढ़ा चढ़ाकर इसकी तारीफें करने लग जाते हैं और इसे ह्यूसान की स्प्रिंग वाटर कहने लगते हैं। जिसपे यूनिन कह देती है हमने कब कहा ये हुईसान का है, अपनी चापलूसी बंद करो तुम लोग। उसके बाद बारी आती है सबके तोड़े पत्ते देखने की। शानबाओ यांग, हेई और बाइयन शेंग को सिलेक्ट करती है और बाकियों को एलिमिनेट होना पड़ता है, जिसपे सब क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगते हैं यांग और हेई का तो खुद का बागान है, ये तो इनके लिए बेहद आसान था। जिसपे युनशी कहती है आप लोगों को चाय के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, ऐसी कैसे चले आए रोंग खानदान में शादी करने। यूनिन कहती है और वैसे भी तुम लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया भी गया था, तब भी समझ नहीं आया क्या? ये सब सुनकर उनका मुंह बंद हो जाता है। फिर आता है फूशेंग, शानबाओ का दिया कपड़ा पहने और हाथ में चाय की पत्तियां लिए और कहा कि ये वेन ने तोड़ा, हालांकि ये उसने तोड़ा और भुना था। शानबाओ उसको भी सिलेक्ट कर लेती है। सो टोटल 5 लोग बचते हैं, जिनमें से एक चुनना होगा
पर वुंशी को 5 नहीं बल्कि 6 लोग लगते हैं। वो कहीं न कहीं जान गई है फुशेंग वेन की आड़ में खुद भी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। शानबाओ लड़कों से 7 दिनों में होने वाले टी सेरेमनी अटेंड करने के लिए इनवाइट करती है। जब इस बात की खबर हेड सर्वेंट को लगती है तब वो फुशेंग को इस सेरेमनी में जाने से रोकती है क्योंकि वो एक नौकर है। पर शानबाओ बोलती है उसे उसने खुद इनवाइट किया। यान उसे समझाने की कोशिश करती है ऐसा करना यानी लोगों को बातें बनाने की वजह देना। पर शानबाओ कहती है जब वो खुद फुशेंग को इम्पोर्टेंस दे रही है तो किसी की क्या मजाल है इसके खिलाफ कुछ कहने की। ये सब सुन रहा फुशेंग दिल ही दिल में मुस्कुराने लगता है। फिर शानबाओ उसे बागीचे में टूटे हुए झूले की रस्सी रिपेयर करने का काम देती है और अपने साथ बुलाकर चांदी की मुद्राएं देती है वेन को और भी अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये भी बताती है कि वो बाकी नौकरों से ज्यादा उसको फेवर इसीलिए कर रही है ताकि वो वेन का दिलो जान से ख्याल रख सके। ये बात फुशेंग को बड़ी ही बुरी लग जाती है कि उसे अभी भी अपने कजन की फिक्र है, उसकी फीलिंग्स की जरा परवाह नहीं। इसलिए मुद्राएं ठुकरा कर चला जाता है और झूला रिपेयर करते वक्त जब उसे पता लगता है कि ये वेन ने शानबाओ के लिए बनवाया था तब तो वो रस्सी के साथ साथ सीट भी तोड़कर बदल देता है। वही वुनशु झूला झूल रही होती है और बाई एनचिंग की आने की आहट पाकर उसे पहचान जाती है और उससे बातें करने लगती है। पर वो उसे थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखने को कहता है ताकि लोगों को बातें बोलने का मौका न मिले, खासकर युनसु पे उंगली न उठाया जाए। पर वो बताती है कि वो एक मेड की बेटी है जिसे अपना रुतबा बढ़ाने के लिए एक अमीर लड़के से शादी करनी होगी। सो अगर वो एक गरीब स्कॉलर से बात कर भी ले तब भी कोई उनके बारे में ऐसी वैसी बातें नहीं बना सकता। फिर जब युनशु की मेड उसके लिए चाय लाती है तो वो इसे बायन चेंग पे फेंक देती है और माफी मांगते हुए बोलती है कि उससे गलती से हाथ से छूट गया। वो अपनी मेड को बोलकर उसे नए कपड़े देने को कहती है। जब वो चेंज कर रहा होता है तब उसके कपड़े चुरा लिए जाते हैं। ये यूनिन की शरारत होती है। वो युनशु को भी वहाँ देख लेता है और उसे समझ आ जाता है ये यूनिन की मदद कर रही थी। यूनिन उसे ऐसे ही बिना वस्त्र के बाहर आने को कहती है ताकि वो उसका मजाक बना सके। ये उसे उसके इग्नोर करने की सजा है, लेकिन तभी उसकी इज्जत नीलाम होने से बचाने फुशेंग आ जाता है जिसने उसे मेड के साथ जाते हुए देख लिया था और उसने शानबाओ को खबर भी कर दी थी। अपनी बहन को वहाँ देखकर यूनिन का मूड खराब हो जाता है। उसे शानबाओ से बड़ी डांट पड़ती है ऐसे मेहमानों के साथ बदसलूकी करने के लिए, जिसपे वो बोलती है क्या चुनने का हक तुम्हें ही है और ये तो अपने को ऐसे छुपा रहा है जैसे कि इसमें कोई दाग हो या हो भी सकता है क्या पता। शानबाओ इस बदतमीजी पे उस पे हाथ उठाने वाली होती है पर सबके सामने। इसे मारना सही नहीं लगता तो वो खुद को रोक लेती है। बायन चिंग भी अपना आपा खोने वाला होता है पर फुशेंग उसे रोकता है। शानबाओ युनशु को भी ऐसे यूनिन का बिना सोचे समझे साथ देने से मना करती है। फिर बायन चिंग को अपने साथ गो गेम खेलने ले आती है और आज के इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बताने से मना कर देती है। ये सब दूर से फुशेंग कान लगाकर सुन रहा होता है और देखता है जब बायन चिंग शानबाओ को बड़े ही आसानी से खेल में हरा सकता है पर फिर भी चाल चलने पे झिझक रहा होता है तो वो आकर बताता है कि मैडम रॉन्ग ने डॉक्टर्स बुलवाए हैं सभी दावेदारों की हेल्थ चेकअप करवाने के लिए। उसे लगता है यूनिन ने जरूर जाकर उन्हें इस बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताई है, इसलिए मैडम रॉन्ग दिखना चाहती है कहीं किसी की सेहत खराब तो नहीं। ये सुनते ही वो फौरन से जाता है ताकि उस पे लगे तोहमत सच न साबित हो जाए। फुशेंग उसकी जगह बैठकर उसका अधूरा खेल खेलता हुआ शानबाओ से कहता है बायन शेंग बड़े ही आसानी से आपको हरा सकता था, लेकिन वो बहुत चालाक है। वो किसी तरह की मतभेद नहीं चाहता, इसलिए सोचा कि शायद आपको उसका जीतना अच्छा न लगे। उसकी नजर में आप एक ऐसी शख्स है जो एक खेल हारने से दुखी हो जाओ। वो आपके सामने अपना असली चेहरा दिखाने से डरता है। तो वह कहती है उसमें बुजदिली है पर क्या तुम में साहस है। वो अपनी चाल चलकर कहता है हाँ, मैं उससे ज्यादा आपकी सोच को समझ सकता हूँ और आपके हर काम को बड़े अच्छे से कर सकता हूँ और अभी मैंने आपको हरा भी दिया, इसलिए मैं वेन का ध्यान रखूंगा, पर बदले में मुझे कुछ और चाहिए। वो वादा करती है कि जो भी उसका दुश्मन है उसे मारना चाहता है उसका पता लगाएगी। फुशेंग को ये डील पसंद आता है। उसके बाद वो कहता है आप बागीचे में या तो चाय पीती हैं या तो चेस खेलती है, कभी अलग भी कर लिया करे। सो वो उसे झूला झुलाने ले जाता है पर उसे ये बड़ा ही बोरिंग लगता है, लेकिन फुशेंग उसे वहाँ से जाने नहीं देता। जबरदस्ती पकड़कर झूले पे खड़ा करके धक्का देने लगता है और शानबाओ को लहरों के साथ बहने में बहुत मजा आने लगता है। वेन दिखता है शानबाओ को पहली बार इतना हंसता खेलता हुआ, जिससे उसे फुशेंग से थोड़ा जलन होता है। वहीं चेंग जो तब से देख रहा है फुशेंग एक नौकर होकर भी शानबाओ के इतने करीब आ गया और उसका चहीता बन गया, उसे अच्छा नहीं लगता और फुशेंग पे
काम का हुक्म चलाने लगता है, पर वो साफ कहता है कि वो सिर्फ शानबाओ का ऑर्डर लेता है और किसी का नहीं। तभी यांग आता है और कहता है, मार्शल कॉन्टेस्ट में तुम ही थे ना वेन की जगह। वो बोलता है, कैसी बात कर रहे हो, मैं वहाँ कैसे हो सकता हूँ। पर यांग उसे जाने नहीं देता और रीमैच करने की बात करता है, पर बाइन चिंग आकर उसे ये चैलेंज एक्सेप्ट करने से मना करता है। लेकिन फू शेंग यान का फुल एंड फाइनल करने के लिए हाँ कर देता है। बाइन चिंग उसे वार्न करता है कि यांग को हल्के में ना ले। ये सब दूर से हेई मजे में देख रहा होता है और अपने नौकर से बोलकर यांग की तलवार पे जहर लगाने के लिए कहता है। सो वो किसी तरह यांग के नौकर को अपनी मीठी बातों में फंसाकर तलवार खुद साफ करने के लिए मांग लेता है। पर ये सब जुनदाई देख लेता है और फूशेंग को बता देता है, पर वो जहर वाली बात शानबाओ से कहने मना करता है। बस इतना ही बताने के लिए बोलता है कि वो यांग के साथ मुकाबला करने वाला है। और इस खबर को सुनने के बाद से उसे फिक्र होने लगती है, क्योंकि हाकिम ने कहा था उसके पुराने जख्म अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं है। मुकाबला की खबरें सुनते ही वेन अपना आर्मर फूशेंग को देता है ताकि इससे वो थोड़ा बहुत भी बच सके। फाइट में फूशेंग जीत तो जाता है, पर यांग की तलवार उसके हाथों पे वार करके जख्मी कर दिए होते हैं। वहीं जब मैडम रोंग को यूनियन की बदतमीजी के बारे में पता चलती है तो वो उसे चौंगसी हॉल बुलाकर डांटती है। सभी बहनें भी वहाँ मौजूद होती है, पर शानबाओ का पूरा ध्यान बस फूशेंग और यांग के मुकाबले में होता है। यूनियन कहती है कि शानबाओ के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई जा रही है, एक वर को चुनने के लिए, बाकी भी तो शादी की उम्र की हो रही है, क्या उनके लिए कुछ नहीं होने वाला। वो कहती है सबकी शादी होगी, पर पहले शानबाओ का मामला सॉल्व हो जाए, उसके बाद वो सबके बारे में सोचेंगी। और ये भी बताती है कि शानबाओ इस डिस्कशन से पहले उनके पास आई और उसके लिए बोला कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर वो यूनियन को इस हरकत की सजा पे उसे क्लासिक ऑफ टे की कॉपी 100 बार लिखने को कहती है। उनके जाने के बाद वो शानबाओ से बोलती है, तो तुम दादी से पहले मिलकर मेरे बारे में कान भरने आई थी, अब तो तुम्हें शांति मिल गई। शेन जब शानबाओ की साइड लेकर बोलती है तो यूनियन कहती है, मैं भले एक गरीब स्कॉलर से शादी कर लूं, पर इसकी तरह किसी नौकर के पीछे पागल ना हूं। जिस पे शानबाओ कहती है, मैं नौकर को चुनूं या किसी और को, ये मेरा फैसला है, तुम अपनी सजा जाकर पूरी करो। तभी मेड आकर उसे खबरें देती है, फूशेंग मुकाबले में बहुत जख्मी हो गया। ये सुनते ही वो उसके कमरे में जाती है जहाँ यान उसके चोट से जहर निकाल रहा होता है। ये देखकर वो जल्दी से यांग को बुलावा भेजने को कहती है।